कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। यह एमपीपीएससी का एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है जिसमें हम दैनिक भास्कर पत्रिका एवं अन्य समसामयिक घटनाओं को मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्री एवं मेंस से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे नंबरों में थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, हमारे पास नए नए करंट के एग्जाम्पल एकत्रित हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। उनकी पुण्यतिथि के संदर्भ में अखबारों की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को, उन महत्वपूर्ण कॉलम को उठाया गया है और कोशिश की गई है कि वो एमपीपीएससी से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये एमपीपीएससी प्री एवं मेंस दोनों के लिए काम का है। आपको अगर मेंस का सिलेबस पेपर 2 जो संविधान से संबंधित है उसकी पार्ट ए में 4th यूनिट है, जिसमें नेहरू, गांधी, कौटिल्य, अंबेडकर इन सबको अलग अलग रूप से कोट किया गया है। और जैसा कि हमें पता है कि हर यूनिट से 30 नंबर का आना है, तो हम मान सकते हैं कि इस यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन नेहरू से बन सकता है। दूसरी बात अगर देखें तो प्री में भी ये काम का है। 2015 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को लेकर क्वेश्चन को लोगों ने काफी गलत किया, तो इसलिए आप नेहरू को थोड़ा सा पढ़ें और समझें। प्री में इनकी बुक आने का पूरा चांस है, तो आप कम से कम ये 2 बुक तो याद रखें, जिसमें एक ग्लिम्स है जो वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। अब अगर हम देखें मेंस के अकॉर्डिंग, तो मेंस के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन हम ट्रेस कर सकते हैं इनके। पहला निकल के आता है कि वर्तमान समय में नेहरू की प्रासंगिकता। इस कोरोना काल में राजनीतिक स्थिति में, वैश्विक स्थिति में अगर नेहरू होते तो उनके द्वारा क्या क्या निर्णय लिए जा सकते थे, राजनीति का स्वरूप कैसा होता, भारत का स्वरूप कैसा होता। दूसरा, हम इनको सीधा पेपर के अकॉर्डिंग जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें बताया गया है राजनीतिक विचार, जो यूनिट का ही कोट है। तो क्वेश्चन सीधा भी बन सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों को आप समझाइए। 11 नंबर में आने की अपन उम्मीद रखते हैं, 5 में भी आ सकता है। तो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। आप इसको अगर कोशिश करें कि इसी को सुन सुन के याद करने की कोशिश करें। इनको हम 4 प्रोस्पेक्ट्स में बांटेंगे। 3 अब के सबसे ज्यादा मुख्य हैं। क्वेश्चन है नेहरू के राजनीतिक विचार। पहला निकल के आता है राष्ट्रवाद के संबंध में। राष्ट्रवाद के प्रति इनकी क्या धारणा थी, आज राष्ट्रवाद के संदर्भ में नेहरू के विचार। दूसरा, इन्होंने दिया है राजनीतिक विचार में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण को हम पकड़ के चलेंगे। तीसरा, अगर हम बात करें तो लोकतंत्र। तो ये नेहरू के राजनीतिक विचारों के 3 आधार हैं। राष्ट्रवाद पे लिखेंगे हम, विकेंद्रीकरण पे लिखेंगे हम, और लोकतंत्र पे लिखेंगे हम। ठीक, चौथा अगर आप लिखना चाहें तो आप पकड़ सकते हैं समाजवाद। ये थोड़ा सा जो है वो आर्थिक रूप में झुकने की कोशिश करता है, लेकिन डाला जा सकता है। तो 4 पॉइंट हो चुके हैं, कोशिश करें आपको याद हो चुके हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रवाद, दूसरा आता है विकेंद्रीकरण, तीसरा आता है आपका लोकतंत्र, और चौथा आता है समाजवाद। विकेंद्रीकरण आई थिंक सबको पता है, मैं जानता हूं, मुझे लगता है ऐसा कि नेहरू द्वारा तृणमूल को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए, गांधी जी के सपनों का भारत साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 59 में जो है राजस्थान के नागौर में विकेंद्रीकरण की नींव रखी। विकेंद्रीकरण है क्या, तृणमूल को राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने की स्थिति का प्रयास, ठीक, जिसे हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है आप सबने पढ़ा होगा, समझा होगा, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करते। दूसरा आता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने की स्थिति, जो राष्ट्र के लिए मरने तक को तैयार रहे, वो राष्ट्रवाद है। हम भगत सिंह को जानते हैं इस संदर्भ में। अब अगर हम नेहरू के राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो ये कहते हैं आत्म प्रशंसा की श्रेष्ठतम स्थिति, कि मैं अगर सबसे, मेरा जो रूप है, मेरी जो बुराई है, मेरी जो भलाई है, अगर मेरी प्रशंसा हो तो मेरे राष्ट्र के नाम पे हो। मैं बिजली का बिल जमा कर रहा हूं, किस लिए, क्योंकि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मैं स्वच्छ भारत को अपना रहा हूं, मैं सफाई कर रहा हूं, किस लिए, देश को आधार बना के, ताकि देश में गंदगी ना फैले। मैं पैसे ना लूं किसी से, किस कारण, ताकि भ्रष्टाचार से मेरा देश खोखला ना हो। तो इनका राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रभक्ति को समर्पित है। ठीक, लाइन को आप कोट जरूर करें। लाइन क्या थी कि आत्म प्रशंसा की श्रेष्ठतम स्थिति, राष्ट्र को अपने आप से जोड़ना, एक विशाल राष्ट्र में अपना स्थान कहीं ना कहीं बनाए रखना और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। अब इसको आप थोड़ा सा और गौर करें, वर्तमान समय में क्या है, राष्ट्रवाद के नाम पे संकीर्णता फैली हुई है। संकीर्णता अर्थात मेरा राष्ट्र, मेरी वैक्सीन, मेरा देश, मेरे लोग। लेकिन जो इनका राष्ट्रवाद था वो क्या था, सहनशीलता पे भी आधारित था, सहयोग पे भी आधारित था, समर्पण पे भी आधारित था। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री द्वारा गरीब निर्धन देशों को दी गई वैक्सीन,
जो ये दर्शाता है कि न सिर्फ स्वयं की बल्कि हमने दूसरों की भी सहायता की। तो ये राष्ट्रवाद का वर्तमान में उदाहरण देखा जा सकता है। ठीक, तो आप कोशिश करें जोड़ने की कि नेहरू का जिस प्रकार से राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, वह सहनशील एवं सबकी सोचने वाले थे, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। राष्ट्रवाद ही है, आप ये नहीं कह सकते कि गलत किया। दूसरा आप समझ चुके हैं विकेंद्रीकरण। तीसरा हम अगर बात करें तो इनका क्या है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का आधार क्या है कि जहां पे सबकी सुनी जाए। तो इनके लोकतंत्र के कुछ पहलू थे जिसमें क्या था, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अनुशासन, संविधान, ये इनके लोकतंत्र के आधार है। इनके सीधे नाम लेके आप ये चाहते थे कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार हो, इसलिए समानता हो, स्वतंत्रता हो, अनुशासन हो, संविधान का आधार हो, विधि का शासन हो। ठीक, समाजवाद की अगर हम बात करें तो इनका समाजवाद जो है वो पूरा मार्क्स लेनिन की विचारधारा पर आधारित नहीं है। यही बस बात है जो भारत के लिए सबसे ज्यादा काम कर गई। अगर ये पूरा मार्क्सवाद पे आधार करके उठा लेते तो अमीरों को मरना पड़ता, संपत्ति छीनी जाती, और अगर पूंजीवाद पे उठा लेते तो गरीबों को मरना पड़ता। तो यही है जो इनकी कुशलता की या इनकी बौद्धिक संपदा की निशानी थी। इन्होंने मार्क्सवाद को तो उठाया, माफ करें, इन्होंने समाजवाद को तो उठाया, लेकिन समाजवाद के साथ क्या जोड़ा, मिश्रित समाजवाद। मतलब पूंजीपतियों को भी हम साथ में लेके चलेंगे और गरीबों को भी हम साथ में लेके चलेंगे। गरीबों के लिए शासन करेगी और पूंजीपतियों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें ना मिटने दें। समझ रहे हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो आधारशिला है वो है हमारी समाजवाद से प्रेरित। समाजवाद क्या कहता है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व बनाए रखना। ठीक, तो उस दौर में जब पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, आर्थिक पूंजीवाद और समाजवाद, उस समय उन्होंने एक नई विचारधारा दी और भारत को जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। तो ये हम समझ चुके हैं इनके 4 राजनीतिक विचार। ये आपको आराम से 11 नंबर वाले क्वेश्चन में 7-8 नंबर तक पहुंचाएंगे। अब वर्तमान समय की अगर प्रासंगिकता की बात करें तो नेहरू के संदर्भ में आप जाने महत्वपूर्ण कोड हैं, जो महत्वपूर्ण लाइन है जो नेहरू द्वारा बोली गई हैं, और हम उन्हें आज के समय से जोड़ेंगे और बेहतरीन से उदाहरण हम तैयार करेंगे। तो पहली लाइन जो है वो ये है, गंगा में डाल देने के मेरी अस्थियों को, मेरी चिता की भस्म को गंगा में डाल देने के बाद में उन खेतों में छिड़क देना। खेत खलियान समझ रहे हैं आप, उन खेतों में डाल देना जहां पे मेरे देश के मेहनती किसान अन्न का उत्पादन करते हैं। तो ये नेहरू की लाइन है। आप इसको अपने आधार पर थोड़ा बहुत कम से कम लिखने की कोशिश करें। क्या कि मेरी चिता की भस्म को गंगा में डालने के उपरांत उन खेतों में भी डाल देना जहां पे मेरे देश के किसान मेहनत करते हैं। तो वर्तमान समय में लगातार 6 माह से होता हुआ किसान आंदोलन के दौरान किसानों की बीमारी के कारण एवं अन्य परिस्थितियों में जान जाना, निधन होना, मृत्यु होना, तो ये परिस्थितियां दर्शाती हैं कि भारत में कहीं ना कहीं किसानों के और सरकार के बीच सामंजस्य की कमी है। कृषिपूर्ण देश में आवश्यकता है कि हम किसानों के हितों का सम्मान करें और सरकार उनके साथ सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करे। किसान आंदोलन से जब बंदा कह रहा है कि मैं इतना समर्पित हूं किसानों के लिए कि मेरी राख को तक आप जो है वो खेतों में डालो, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो आज होते तो किसानों के साथ सामंजस्य ज्यादा होता। ठीक है, रिलेट करें किसान आंदोलन से। दूसरी लाइन निकल के आती है, अगर पूंजीवादी शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। पूंजीवादी शक्तियां अगर बढ़ती गई तो अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। तो हाल की हम घटना को देखें कि कोरोना से तड़पता हुआ व्यक्ति, सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए मजदूर के सामने खबर आती है कि एशिया के दूसरे धनी व्यक्ति अडानी, अभी अखबारों की खबर जिसमें बताया कि अडानी जो है वो देश के दूसरे धनी, एशिया के दूसरे धनी व्यक्ति बनते हैं, पहले अंबानी हैं। तो ये हमारे लिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम गौरव इस पे करें या इस पे हम विचार करें कि कोरोना काल में जब संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पे है, मध्यम वर्ग का बुरा हाल है, इसके बाद भी पूंजीपतियों की संपत्ति में वृद्धि होना, तो ये आज के समय से अगर हम रिलेट करें कि नेहरू इस बात को भली भांति जानते थे। नेहरू स्वयं कहते थे कि अगर पूंजीवादी शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और वर्तमान भारत में एशिया में द्वितीय श्रेणी में आने वाले प्रथम एवं द्वितीय पे अंबानी और अडानी का होना और भारत में लगभग अर्थव्यवस्था का नीचे जाना, गरीब की स्थिति और नीचे जाना हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है, सोचने के लिए इशारा करती है।
तो आप इसको अडानी से जोड़े इस लाइन को। तीसरा हम इनकी जो बात है वो निकल के आती है, राजनीति और धर्म पुराने हो चुके हैं, अब समय आ गया है विज्ञान और अध्यात्म का। राजनीति और धर्म अब पुराने हो चुके हैं, समय आ गया है विज्ञान और अध्यात्म का। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो देखी जाती है वैक्सीन के ऊपर केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाला कहीं ना कहीं विवाद। अभी भी वैक्सीन को लेकर जो है वो राजनीति होती है। धर्म की अगर बात करें तो बोला ही जाता है कि नहीं, धर्म विशेष के लिए कोरोना है, नहीं ये धार्मिक रूप से एक्सेप्ट गोली नहीं, दवाई नहीं ली जाएगी। तो अभी भी हम जो है वो राजनीति एवं धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जबकि ये समय किसका है, विज्ञान का। परिणाम क्या है कि इस खतरनाक बीमारी को लड़ने के लिए न सिर्फ WHO ने बल्कि सभी देशों ने शिरदत की और शीघ्र टीका लेके आए। तो लोगों की आवश्यकता है कि उस टीके को शीघ्र लगवाएं, ना कि उसके संदर्भ में धर्म एवं राजनीति के आधार पर कुछ भ्रांति फैलाई जाए। अध्यात्म और विज्ञान, विज्ञान हमको दे रहा है वैक्सीन और अध्यात्म हमको दे रहा है शांति, लड़ने के लिए इच्छा शक्ति। ठीक। दूसरा आपका निकल के आता है कि आजादी और ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। तो निबंध हमारा कहता ही है, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। हमने आजादी को जिस रूप में लिया है, लड़के झगड़ के, उस आजादी के सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि वर्तमान समय में देश में किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, सभी धर्म, जाति, लिंग आपस में समानता के साथ बर्ताव करें। लेकिन जिनके पास शक्तियां हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो, आर्थिक रूप से देखें तो, सामाजिक रूप से देखें तो अधिकार के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाना। तो आप समझ चुके हैं, हमने 2 क्वेश्चनों पे कोशिश की है समझने की। पहला राजनीतिक विचार और दूसरा जो आता है वर्तमान समय में नेहरू की प्रासंगिकता या उनके विचारों को कहां तक अपनाया जा सकता है। धन्यवाद, कल मिलते हैं दोबारा।